Hello students, welcome back to your English class. Today we will take up a new poem, A Legend of the Northland. Actually, this poem is a folk tale passed down from one generation to another. It teaches us that we should not be greedy. हमें लालची नहीं होना चाहिए and we must help the poor and hungry people. It is a story of the Northland. At that time, Saint Peter lived on अर्थ. सेंट पीटर जो है गॉड के एक मैसेंजर थे जो उस समय धरती पर उस समय इस वर्ल्ड में रहने के लिए आए थे. वन डे सेंट पीटर केम टू द डोर ऑफ अ लिटिल वुमेन हु वॉज बेकिंग केक्स. ही आस्क्ड हर फॉर अ पीस ऑफ केक. क्योंकि सेंट पीटर जो है वो बहुत ज़्यादा भूखे थे इसलिए उन्होंने उस वुमेन से एक केक का पीस मांगा. बट वुमेन वॉज वेरी सेल्फिश. She did not give him a piece of cake. Then Saint Peter became angry. वो बहुत नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए. Then he cursed the woman to be changed into a bird. उन्होंने जो नाराज़ होकर के जो वुमेन थी उसको कर्स यानी श्राप दिया कि वो एक बर्ड में बदल जाए. In this way the woman was punished for her greed and selfishness. और इस तरह से जो है सैंट पीटर ने उस वुमेन को उसकी गलतियों के लिए पनिश भी किया. So students, now we move to the first stanza of the poem. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. In this stanza, the poet tells us the story of a far off place called Northland. यहाँ पर हमें जो है पोएट कहाँ की स्टोरी सुना रहा है? नॉर्थलैंड की, जो कि यहाँ से बहुत बहुत दूर है. इट लाइज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ एंड ऑफ द वर्ल्ड, समवेयर अराउंड द नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल में कहीं पर एक बहुत दूर जो है एक बहुत जगह है जिसका नाम है नॉर्थलैंड. And the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. आप सभी को पता है कि विंटर सीजन में नाइट्स जो हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं और डेज जो हैं वो बहुत शॉर्टर होते हैं. सेम ऐसे ही पोएम में भी बताया गया है कि द विंटर सीजन हैज़ वेरी लॉन्ग नाइट्स बट वेरी फ्यू आवर्स फॉर द डेज. डेज जो है नाइट्स इतनी लंबी होती थी कि द नाइट्स आर सो लॉन्ग एंड सो कोल्ड दैट पीपल कैन नॉट स्लीप थ्रू दैम, कि लोग जो हैं वो काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यूस सो भी नहीं पाते थे. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, व्हेन द नॉर्थलैंड इज कवर्ड विद स्नो. इन दिस स्टैंजा word refers to the people of the Northland. When the Northland is covered with snow, people use sledges driven by the fast running reindeers. जब नॉर्थलैंड पूरी तरह से बर्फ़ से ढका होता है तो लोग बाहर जाने के लिए स्लेज, जो गाड़ियाँ होती हैं जो कि स्नो पर बहुत ईजिली मूव करती हैं, उन स्लेजेस को यूज़ करते हैं और उन्हें पुल करने के लिए, खींचने के लिए वो रेनडियर्स को उसके साथ टाई करते हैं. And the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. Because of the cold, heavy cold, children wear heavy woolen and fur clothes that cover them up fully. बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से बच्चे जो हैं वो हैवी वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, फरी क्लोथ्स पहनते हैं. बिकॉज ऑफ देम दे लुक लाइक बियर कब्स. वो फरी क्लोथ्स जो है जो उन्होंने पहने होते हैं उसकी वजह से वो बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं. कैसे? स्मॉल बियर कब की तरह से वो दिखाई देते हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसा हमने इसका इन दोनों स्टैंजास का एक्सप्लेनेशन देखा तो सेम अब हम इनके जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको भी देख लेते हैं. नाउ इन फर्स्ट स्टैंजा लिटरेरी डिवाइस इज रिपीटिशन. फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस कौन सा है? रिपीटिशन. नाउ इन दिस स्टैंजा द वर्ड same word are there, away, away, away.
In the opening line of the poem, away, away in the Northland, the repetition of away emphasizes how distant Northland is. ये जो away word दिया गया है, इससे हमें पोएट ये बताना चाहते हैं कि नॉर्थलैंड जो है वो बहुत बहुत दूर है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट स्टेंजा में भी एक लिटरेरी डिवाइस है, वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पर आपके दो, फनी फरी, फनी फरी इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। हियर एफ साउंड हैज़ बीन रिपीटेड, जो एफ साउंड है वो रिपीट हो रही है, तो इसलिए ये लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर कौन सा हुआ, एलिटरेशन। They tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Once when the god Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did you know. Here in these stanzas, poet says that parents in the Northland tell their children a story. Here again, in this stanza, the word they refers to the people of the Northland. People of the Northland tell their children a story. Although the poet does not think the story is true, poet को ये भी लग रहा है कि स्टोरीज जो हैं वो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सुनाते हैं वो सच भी हैं या नहीं, ये उन्हें बिलीव नहीं होता, बट इट शुड बी टोल्ड, लेकिन वो जनरेशन टू जनरेशन बच्चों को सुनाई जाती हैं, उन्हें सिखाई जाती हैं। नन द लेस बिकॉज इट टीचर्स चिल्ड्रन एन इम्पॉर्टेंट लेसन। उसके पीछे जो लोग हैं वहाँ के, उनका क्या बिलीव है, वो क्या विश्वास करते हैं कि ये जो स्टोरीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को कोई मॉरल सिखाती हैं, एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी ये टीच करती हैं। Then the poet begins to tell the story. Once when the god Saint Peter lived in the world below. और इस तरह से poet जो हैं वो बच्चों को कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि एक बार जो है एक सेंट पीटर थे। सेंट पीटर जो है एक आप गॉड का मैसेंजर ये समझ सकते हो, जो कि यहाँ पर प्रीचिंग, लोगों को पढ़ाने के लिए, लोगों को अच्छा और बुरा क्या है उनके लिए ये चीज़ें समझाने के लिए इस अर्थ पर आए थे। Then the poet begins to tell the story. The story is about Saint Peter as he traveled around the world preaching the word of God. जो वो सेंट पीटर जो हैं वो जो अर्थ पर किस लिए आए थे, ताकि वो जो है जगह जगह पर जा सकें, अलग अलग जगह पर जाएं, लोगों से मिलें और उन्हें जो है उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसके बारे में उन्हें अच्छे से समझा सकें। हमें जो है दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हाँ, लालच नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ जो है किस तरह का हमें बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाते थे, समझाते थे लोगों को, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे और लोगों को जो है बातें समझाते थे। Now next stanza. They tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. Here again in this stanza, the word they refers to the people of the Northland. Here, the poet says that parents in the Northland tell their children a story. Although the poet does not think the story is true, लोग जो है वहाँ पर नॉर्थलैंड में अपने बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। पोएट ये भी कह रहे हैं कि मुझे उन स्टोरीज़ पर बिलीव नहीं है, वो ये सच हैं, ये मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि ये सच हैं। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि इट शुड बी टोल्ड नन द लेस बिकॉज इट टीचर्स चिल्ड्रन एन इम्पॉर्टेंट लेसन, कि ये स्टोरीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को सुनानी चाहिए, क्योंकि उन स्टोरीज़ में एक मॉरल होता है, एक सीख होती है, एक इम्पॉर्टेंट लेसन होता है। और इस तरह से पोएटिस भी जो है अपनी जो स्टोरी है वो सुनाना शुरू करते हैं। Once when the god Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did you know.
आप जो है पोएट कहानी जो स्टोरी है वो सुनाना शुरू करते हैं कि स्टोरी किसके बारे में है? सैंट पीटर। द स्टोरी इज़ अबाउट सैंट पीटर एज ही ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जैसा कि वो जगह जगह घूमते हुए लोगों को जो है प्रीचिंग का मतलब क्या होता है? प्रीचिंग मतलब लोगों को ये पढ़ाना, सिखाना, उन्हें कुछ इस तरह की बातें बताना जो कि उनके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इस तरह से वो जगह जगह घूमते हुए लोगों से बातें करते थे, लोगों को ये अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनाते थे ताकि लोगों को जो है सही और गलत में डिफरेंस पता चल सके। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों जो है स्टैंजाज का हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब हम फिर से जो है इनके लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे। ओनली वन लिटरेरी डिवाइस इज देयर। नाउ लुक दिस स्टैंजा, लास्ट लाइन, टेल द टेल। हियर टी साउंड हैज बीन रिपीटेड, सो विच डिवाइस इज यूज्ड हियर? कौन सा डिवाइस जो है यूज किया गया है? इट इज अ अल्टरेशन। Now student, move to the next stanza. He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Hearth. In this stanza, the word hearth. Hearth means fireplace. जब हम कोई चीज़ बेक करते हैं तो उसके लिए जो है हमें जो फायर प्लेस होता है उसी को कहा जाता है हर्थ। Now in this stanza the poet says that Saint Peter came to a woman's house in the Northland just when she was baking cakes in her fireplace of herself। कि सैंट पीटर जो है चलते चलते घूमते घूमते एक वुमेन के घर के कॉटेज जो घर था उसके पास आए, जहाँ पर जब वो पहुँचे वहाँ पर तो जो वुमेन थी, जो लेडी थी, वो अपने घर में केक बेक कर रही थी। Saint Peter's body was pale and tired at the end of a long day. He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Here in this stanza, the word hearth. Hearth means fireplace, जहाँ पर जो चीज़ें बेक की जाती हैं वो fireplace, उसको हम कहते हैं hearth. In this stanza, the poet says that Saint Peter came to a woman's house in the Northland just when she was baking cakes in her fireplace of herself. वो अपने आप जो है केक बेक कर रही थी और जब वो बेक कर रही थी उसी टाइम पर सेंट पीटर जो है वो उसके घर पर पहुँचे। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. Saint Peter's body was pale and tired at the end of a long day, during which he had been fasting. Fasting means व्रत, जैसे फास्ट करते हैं ना, तो ऐसे ही जो है सेंट पीटर ने भी जो है उस पूरे दिन फास्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से वो फेंट हो रहे थे, बहुत वीक महसूस कर रहे थे। To sustain himself, he asked the woman to give him only one of the many cakes that she was baking. अपनी भूख को मिटाने के लिए उन्होंने वुमेन को जब देखा कि वो केक बेक कर रही है तो अपनी भूख को मिटाने के लिए उन्होंने उस वुमेन से एक केक का जो पीस है उसको मांगा, एक सिंगल पीस जो है उन्होंने कहा उसने देने के लिए। Now students, we discuss the literary device of these two stanzas. In this stanza, here the word faint with fasting. Here faint F and fasting F. ये दोनों साउंड जो हैं F की वो रिपीट हो रही हैं। तो आप सभी को अब तो पता लग गया होगा कि यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है। इट्स अ alliteration. Now move to the next stanza. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it, and though it seemed
टू लार्ज टू गिव अवे। अब इस स्टैंजा से हमें ये पता चलता है कि वुमेन जो है वो कितनी ग्रीडी थी, कितनी लालची थी कि वो जो है सैंट पीटर को कुछ भी देना नहीं चाहती थी। सो द वुमेन बेक्ड अ वेरी स्मॉल केक। जब उन्होंने सैंट पीटर ने उससे केक मांगा तो उनसे वुमेन ने उन्हें देने के लिए एक बहुत ही छोटा साइज़ का जो केक था उसको बेक किया। बट बिफोर शी कुड गिव इट टू सैंट पीटर she started thinking that it was too big to just be given away like that। लेकिन जब वो उसे बेक करने के बाद वो जो है सैंट पीटर को देने लगी तो उस केक को देखकर उसे लगा कि अरे ये देने के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है बिग है, उसका साइज़ जो है वो बहुत बिग है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। लेकिन उसका जो है उसको जब लगा कि ये तो देने के लिए बहुत साइज़ में बिग है तो उसने जो है फिर से डो नीड किया, जो है दोबारा डो बनाया और फिर से जो है एक केक बनाना शुरू किया। जब दोबारा भी उसने केक बनाया उसका साइज़ भी उसको देने के लिए सैंट पीटर को देने के लिए बिग लगा, उसका तब भी मन नहीं किया उसे देने के लिए। सो द वुमेन वेंट on to make an even smaller cake, but this also looked as big as the first one to her। पहले जैसा उसने बनाया था उसे जो है दूसरा केक जो उसने बनाया वो भी उसे बिग लगने लगा, बड़ा लगने लगा, इसलिए उसका मन वो भी जो है सैंट पीटर को देने के लिए नहीं किया। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf। देखो आप ये धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि वो वुमेन जो है वो कितनी सेल्फिश थी कि वो बार बार जो है डो बना करके केक को बेक करती थी और हर बार उसे जो है वो केक बिग साइज़ में बिग लगता था देने के लिए। In her third attempt to make a cake so small that she wouldn't mind giving it away, जब भी वो नया केक बनाती उसे फिर से वो देने का मन उसे नहीं करता। She took an extremely small lump of dough and when she rolled out dough, her cake was as flat and thin as a wafer। लास्ट में जो है थर्ड टाइम जब उसने केक बनाना शुरू किया तो उसने जो है डो बहुत थोड़ा सा लिया और उसे बार बार रोल किया ताकि वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए और इतना फ्लैट करके उसको बेक किया कि बेक होने के बाद जो है वो एक वेफर की तरह से दिखाई दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा थिन था। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो वेफर भी उसको देने का मन नहीं किया। However, she couldn't even bear to give that small cake away। The woman said that the cake that seemed small when she herself ate them, कि जब वो खुद खाएगी तो ये केक जो है उसके लिए तो बहुत छोटा होगा और ये सोचते हुए यट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ। तो ये सोच करके उसने उस केक को भी नहीं दिया। क्या किया उसने? एज अ रिजल्ट शी एंडेड अप कीपिंग ऑल द केक्स ऑन द शेल्फ एंड नॉट गिविंग एनी टू सेंट पीटर। जितनी बार भी उसने ट्राई किया केक बेक करने के लिए, हर बार उसे लगा कि ये केक जो है देने के पर्पज़ से बहुत जो है साइज़ में बिग है और वो जो है उसे बचा करके रखती रही। बाद में जो है उसे लगा कि ये मेरे खाने के लिए तो ठीक है, साइज़ में बिग है, और उसने ये सोच करके जो भी केक पीस बेक किए थे वो उन्हें शेल्फ में संभाल कर रख दिए। ना लिटरेरी डिवाइस, अब हम लिटरेरी डिवाइस देखते हैं इन स्टैंजास के। तो जैसा आप देख रहे हो कि जो स्टैंजा आपका दिया हुआ है में रोल्ड एंड रोल्ड, इन दिस स्टैंजा द वर्ड रोल्ड एंड रोल्ड। अब जो डाउट सेशन होगा, मैं लिटरेरी डिवाइस जो है यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस हुआ है ये मैं आपसे उस समय पूछूंगी, तो आप जो है लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो है आपका कौन सा है? नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज अगेन इन दिस स्टैंजा still a smaller, here again the sound of s, still and smaller s, again
Which literary device is used here? Alliteration. Okay. Then next literary devices, जैसे मैंने आपको अभी बताया, rolled and rolled, यहाँ पर ये यूज़ हुआ है. It is example of repetition example है. And similarly in this line, and rolled it flat. The repetition of rolled emphasizes that the lady rolled the dough many times to make it as flat and thin as a wafer, कि वो वेफर की तरह से जो है बहुत ही स्मॉल और बहुत ही थिन जो है वो उसे जो डो था उसको उसने बेक करने से पहले उसे बहुत ज़्यादा इतना थिन किया कि वो वेफर की तरह से दिखने लगा. Now move to the next stanza. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Here the word provoke means irritate or anger. Provoke means irritate और एंगर, गुस्सा दिलाना. देन गुड सैंट पीटर ग्रू एंग्री, जो वुमेन थी उसने ये 3 टाइम्स केक बेक किया, लेकिन एक बार भी उसने सैंट पीटर को केक नहीं दिया. उसकी इस बात को देख करके सैंट पीटर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि ही वॉज हंग्री एंड फेंट, वो बहुत भूखे थे और भूख की वजह से जो है वो फेंट भी हो रहे थे, उन्हें जो बहुत ही वीकनेस महसूस हो रही थी. एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और जो वुमेन का बिहेव था उनके लिए वो सच में जो है अगर किसी के साथ भी ऐसा होता तो सच में उस पर्सन को जो है गुस्सा ज़रूर आ जाता. And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire keep to you warm. Here in this stanza, जैसा कि आप देख रहे हो, this angered Saint Peter because he was hungry and weak, कि वो जो बहुत ज़्यादा भूखे थे, जिसकी वजह से जो उनका जो वुमेन का जो बिहेवियर था उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, नाराज़गी आ गई. इट इज़ नॉट ईजी टू एंगर अ सेंट, बट द सेल्फिश वुमन हैड बीन एबल टू डू सो. संत जो होते हैं उन्हें जल्दी जो है गुस्सा नहीं आता, और लेकिन जो वुमेन का बिहेव था उनके लिए उसकी वजह से वो संत जो हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं. सो सेंट पीटर पुट अ कर्स ऑन द सेल्फिश वुमेन, और इस तरह से जो है नाराज़ होकर के वो उसे कहते हैं कि तुम जो है इस वर्ल्ड में रहने के लिए नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ह्यूमन नेचर होता है, जो काइंडनेस नेचर होता है, वो बिल्कुल भी नहीं है. सो सेंट पीटर पुट अ कर्स ऑन द सेल्फिश woman, telling her she did not deserve to have such comforts of human life, कि ह्यूमन लाइफ में जो है जो तुम्हें ह्यूमन लाइफ मिली है तुम उसके लायक नहीं हो. Human life like a warm fire, a house to live in and good food to eat whenever she wanted. और इसलिए वो उसे जो है पनिश करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि यहाँ इस जो है वर्ल्ड में, इस दुनिया में रहते हुए जो तुम्हें फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, तुम जो है उसके लायक ही नहीं हो, तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ना यू शैल बिल्ड एट द बर्ड्स डू, और इस तरह से उन्होंने वुमेन को उसकी जो बिहेवियर था उसके लिए कर्स दिया. और कर्स क्या था, श्राप क्या था? ना यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, कि तुम कैसी हो जाओ, एक बर्ड बन जाओ. एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और बर्ड्स जो हैं वो बहुत ही थोड़ा खाना खाती हैं, तो इसलिए अब तुम्हें भी खाना कितना मिलेगा, स्कैंटी, यानी बहुत ही जो कम क्वांटिटी में, बहुत ही लेस क्वांटिटी में तुम्हें खाना मिलेगा. बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. Saint Peter cursed the woman that she would have to build her own nest like birds do. Saint Peter जो है उसे कर्स श्राप देते हैं कि जैसे बर्ड्स जो हैं पेड़ों पर छोटे छोटे नेस्ट घोंसले बना करके रहती हैं, तुम भी इसी तरह से रहो. And must dig holes into hard dry wood to get food to feed herself. और बर्ड्स जो हैं जैसे जो वुड होता है उसमें अपनी जो बीक होती है उसको मार कर ये
और जैसे बर्ड्स जो हैं वो अपनी बीक की हेल्प से वुड में होल करती हैं और थोड़ा खाना जो है ढूंढती हैं, बिल्कुल इसी तरह से तुम्हें भी खाना ढूंढना पड़ेगा। एंड wood to get food to feed herself. The woman went up the chimney of. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard, dry wood. Saint Peter cursed the woman that she would have to build her own nest like birds do. सेंट पीटर जो हैं वो उस वुमेन को कर्स देते हैं, श्राप देते हैं कि वो भी जो है बर्ड्स की तरह से पेड़ों पर जो छोटे छोटे नेस्ट बना करके रहती हैं, बिल्कुल तुम ऐसे ही रहोगी। एंड मस्ट डिग होल्स इनटू हार्ड, यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड में वर्ड दिया हुआ है बोरिंग, बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। बोरिंग मीन्स हियर मेकिंग होल्स इन ट्री ट्रंक्स विद द हेल्प ऑफ बीक टू फाइंड फूड लाइक इंसेक्ट्स। जो सेंट पीटर थे वो उसे यही कर्ज देते हैं कि जैसे बर्ड्स जो हैं वो अपनी बीक की हेल्प से वुड में होल्स करती हैं और खाना ढूंढती हैं, ऐसे ही तुम भी जो है अपनी बीक की हेल्प से जो है वुड में जो वुड की बनी हुई चीज़ें उनमें होल करोगी और उसमें थोड़ा जो खाना मिलता रहेगा वही तुम्हें खाने के लिए मिलेगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और तुम्हें पूरे दिन जो है मेहनत करके जो है खाना मिलेगा। जैसे एक वुड पेकर हो जो है वुड में लकड़ी में होल करके और जो है खाना ढूंढती हैं, इसी तरह से जो है तुम्हें भी खाना जो है पूरे दिन भर ढूंढने पर ही मिलेगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. As the woman had been wearing Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. जब सेंट पीटर जो है वुमेन को कर्स देते हैं, श्राप दे देते हैं, आफ्टर दैट द वुमेन वेंट अप द चिमनी ऑफ हर हाउस बीइंग स्पीचलेस। वो जो वुमेन थी वो चिमनी से बाहर उड़ जाती है विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड, एक भी वे शब्द वो नहीं बोल पाती। एंड हैड टर्न इनटू वुड पेकर, और किस में बदल जाती है, एक वुड पेकर में। दिस वुड पेकर कुड बी सीन फ्लाइंग आउट ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, और उसके बाद जो है उसे उस वुड पेकर जिस वुमेन को जो कि वुड पेकर में चेंज हो गई थी, बदल गई थी, उसको चिमनी के ऊपर उड़ते हुए देखा जा सकता था। तो इस तरह से जो है हमने इन स्टैंजास के एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट किया। अब हम यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो देख लेते हैं। इस स्टैंजा में आपका दिया हुआ है वर्ड बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। अगेन द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड बोरिंग emphasizes that the hard effort that the woman turned woodpecker has to make to find it food। यहाँ बोरिंग वर्ड जो है वो वुड पेकर की जो हार्डनेस है, जो कड़ी मेहनत है, उसको जो है एम्फेसाइज कर रही है, उसको इंडिकेट कर रही है कि किस तरह से वुमेन जो है वो वुड पेकर में बदल गई थी और उसको जो है अपनी थोड़े से खाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। तो हम आगे चलते हैं। हम She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. Here the word scarlet. Scarlet means bright red. As the woman had been wearing a red cap in human form, आपने वुडपेकर अगर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि उसके हेड के ऊपर जो है एक कैप जैसी होती है रेड कलर की, उसी के लिए वर्ड यहाँ पर यूज़ किया हुआ है स्केलेट। As the woman had been wearing a red cap in human form, as a woodpecker her head was still in the same shade। जैसे जब वो वुमेन थी तो उसने जो है रेड कलर की कैप पहनी हुई थी, इसलिए जब वो वुडपेकर में जो है चेंज हुई तो उसके जो है हेड के ऊपर भी वो रेड कैप जैसी दिखाई दे रही थी। Still the same shade of red in color, शेड जो है दोनों का बिल्कुल सेम था। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, इसलिए बोला गया है कि जैसे वो कलर जो है जब वो वुमेन थी तब जैसा कलर था, बिल्कुल सेम जो है वो जब वुडपेकर बन गई तो भी सेम कलर था।
All the clothes she had been wearing seemed to have been burnt and had become black. जो क्लोथ्स उसने पहन रखे थे वो बर्न हो गए थे, क्योंकि आग में से, चिमनी में से निकल करके वो बाहर हो रही थी, जिसकी वजह से वो कपड़े जो थे वो उसके बिल्कुल जल गए थे. एंड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. और कैसे हो गए थे? बिल्कुल कोल यानी कोयले की तरह से काले हो गए थे. All the clothes she had been wearing seemed to have been burned and had become black, and that is what the color of the woodpecker's body was. और जो woodpecker की body होती है उसमें आपने देखा होगा वो बिल्कुल black कलर की होती है और उसके head पर जो एक red कलर का कैप जैसा होता है शाइन करता हुआ. तो जो वुमेन थी वो बिल्कुल ऐसे ही woodpecker के रूप में चेंज हो गई थी. And every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. The poet says that every schoolboy living in the village had seen this woodpecker and that she still digs into the bark of trees looking for the worms and insects to feed on. पोएट कह रहे हैं कि वहाँ उस विलेज में रहने वाले जो भी स्कूल बॉय थे सभी उस वुडपेकर को पेड़ पर बैठा हुआ देख सकते थे. ये भी देख सकते थे कि किस तरह से वो अपनी बीक की हेल्प से वुड में होल करती है और छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खोज करके खाती है, अपना खाना खोजती है और खाती है. मतलब उसे अपने थोड़े से पूरे दिन भर के खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो इस तरह से जो है हमारी पोएम का ये एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट होता है. तब तक के लिए बाय.